हमारे दरमियान मेंबरान पार्लियामेंट के आने का सिलसिला चल रहा है। खुशी की बात यह है कि इस वक्त में बीजू जनता दल के एक अहम ग्रुप में पार्लियामेंट मोहिबुल्लाह खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी बात रखें। बीजू जनता दल, हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश किया जाएगा तो बीजू जनता दल इसकी भरपूर मुखालिफत करेगा। थोड़ा रास्ता दे दो, जाने के लिए रास्ता दे दो, थोड़ा रास्ता दे दो, थोड़ा रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो भाई, रास्ता दे दो। अस्सलाम वालेकुम। आज उड़ीसा से बीजू जनता दल के सांसद के हिसाब से मेरे नेता नवीन पटनायक जी ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, हमें आदेश दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को जोरदार से विरोध करना चाहिए संसद में। हम लोग पिछले महीने उड़ीसा में भी इस अमेंडमेंट बिल को विरोध करके एक बहुत बड़ा रैली हम लोग किए थे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। और आज संसद में जब ये बिल आएगा, हम लोग तो चाहते हैं कि ये बिल ना आए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठा था उसमें जो अमेंडमेंट को ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए जो सुझाव दिए गए थे, वो सुझाव को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसी के कारण जो सदस्य, जो विरोधी दल के सदस्य उसमें मेंबर थे, उन लोग उससे हट गए हैं। हमारे साथ हमारे संसद साथी भी यहां मौजूद हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो केंद्र सरकार लाना चाहती है, हमारा कहना यह है कि सिर्फ मुसलमानों के धर्म में आप लोग घुसना क्यों चाहते हैं? सिर्फ माइनॉरिटी के बीच में आप लोग घुसना क्यों चाहते हैं? आपको अमेंडमेंट लाना है तो दूसरे धर्म के बारे में लाओ, अपने धर्म के बारे में लाओ। हमारे बीच में घुसने की आपको क्या जरूरत है? हमारा कहना है कि आज मुसलमानों के बीच में जो इन लोग फैला रहे हैं, जो हालत कर रहे हैं सारे देश में, इसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कौम के अंदर, हमारे शरीयत के अंदर घुसने की जो कोशिश कर रहा है केंद्र सरकार, उनको वापस जाना चाहिए, नहीं तो इसका हाल बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा। उनको समझना चाहिए रमजान का महीना है, हर मुसलमान रोजा रख के यहाँ पर मौजूद है, आज रोजा के साथ ही आए हैं। अगर हाथ उठा के अल्लाह ताला के पास हम जो दुआ करते हैं, ये दुआ डायरेक्ट पहुंचता है, इसको ख्याल रखना चाहिए। ये दुआ डायरेक्ट पहुंचता है। आप लोग हाथ से खेल रहे हैं, गलत चीज मत कीजिए, ये गलत चीज मत कीजिए, नहीं तो आगे चल के अल्लाह ताला आपको मार देगा। हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, अल्लाह के लाठी में बहुत आवाज उस वक्त आएगा, बिना आवाज के मार आपको पड़ेगी। या मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब एक हैं। हम इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहते हैं, सबके सुख दुख में हम हाथ बटाते हैं। कल गणेश पूजा हुआ, कल दुर्गा पूजा हुआ, हम लोग खुशी से हमारे हिंदू भाइयों को गले लगाते हैं। हमारा ईद हुआ, हमारे हिंदू भाई हमारे घर आके सेवियां खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, हम लोग मिलजुल के हैं। ये चीज को केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि ये भारतवर्ष सब धर्म, सब वर्गों को साथ लेकर भाईचारा में रहता है। इसको बिगाड़ने का कोशिश मत कीजिए। और वक्फ बिल को हम लोग सब विरोध करते हैं। इंशाअल्लाह इसमें हम लोग जरूर सक्सेस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मोहिबुल्लाह खान साहब। हम समझते हैं कि बीजू जनता दल की अच्छी खासी तादाद पार्लियामेंट में मौजूद है, और जब वक्त बिल अगर पेश होता है तो उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। मैं अब हम ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड की एक और अहम शख्सियत, बोर्ड के नायब सदर और जमात इस्लामी हिंद के अमीर जनाब सैयद साउदुल्लाह हुसैनी साहब से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपनी बात तुम्हारे सामने। देखिए, मैं हमारे पुलिस प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि जो लोग बाहर खड़े हैं उनको रोके नहीं। देखिए, बहुत ही पीसफुल तरीके से ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। अगर आप ये मैसेज देंगे कि हमने लोगों को रोक दिया तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। ये बहुत ही खामोश और बहुत ही पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन है। जो लोग बाहर रुके हुए हैं उनको अंदर आने दीजिए,
ताकि ये लोग शामिल हो सके। बाहर भी रहेंगे तो बदअमनी फैलेगी, अगर अंदर आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जनाब सैयद सादुल हुसैन प्लीज प्लीज। आजम भाई साहब आपकी आवाज ज्यादा तेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, ये जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, वक्फ तरमीमी बिल, ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि ये इस मुल्क के मुसलमानों के मजहबी हुकूक में रास्त मुदाखलत है। दस्तूर हिंद ने, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने इस मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब पर चलने का, अपने मजहबी इदारों को आजादाना तरीके से चलाने का हक दिया है, राइट दिया है। ये बिल इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में रास्त वायलेशन है, डायरेक्ट वायलेशन है। इसलिए यह बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, दस्तूर के खिलाफ है, इस मुल्क की बुनियादी कदरों, बुनियादी वैल्यूज के खिलाफ है, उन उसूलों के खिलाफ है जिन उसूलों पर यह मुल्क बना है और इस मुल्क को आजादी दी गई है। इसलिए इस मुल्क के हर शहरी की, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि इस मुल्क के हर शहरी की यह जिम्मेदारी है कि वो इस बिल की भरपूर मुखालफत करे। ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ बिल, वक्फ एक्ट के जरिए मुसलमानों को कुछ खास राइट्स दिए गए हैं। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं, ठीक वैसे ही राइट्स इस मुल्क की हर रिलीजियस कम्युनिटी को हासिल है। लिमिटेशन एक्ट से एग्जम्पशन, ये इस मुल्क के तमाम मज़ाहिब की मजहबी जगहों को हासिल है। बाय यूजर राइट, ये इस मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को हासिल है। मुल्क के तमाम मजहबी मकामात को यह हासिल है कि उन मकामात का इंतजाम, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उसी मजहब के मानने वाले करेंगे। लेकिन सेलेक्ट करके, चूज करके सिर्फ मुसलमानों को इस हक से महरूम किया जा रहा है। ये बात हम पर भी अच्छी तरह वाज़ेह रहनी चाहिए और मीडिया को भी ये बात मुल्क की आवाम के सामने लाना चाहिए कि जो हुकूक इस मुल्क के तमाम मजहबी हुकूक को हासिल हैं, सिर्फ मुसलमानों को उन हुकूक से महरूम करने की ये साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए इस बिल की भरपूर मुखालिफत होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि ये बिल वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। हमें पूछना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए, एमपीज को पूछना चाहिए, किरण रिजिजू साहब से और गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप बताइए कि इस बिल में ऐसा एक सिंगल प्रोविजन कौन सा है जिससे वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा। लिमिटेशन से एग्जम्प्ट करने से वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा? बाय यूजर प्रोविजन खत्म करने से वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बेहतर होगा? तो ये मुल्क की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए बिल लाया जा रहा है। हरगिज नहीं, ये बिल वक्फ को खत्म करने के लिए, वक्फ को कमजोर करने के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए और मुसलमानों को अपने मजहबी इदारों को चलाने का जो हक हासिल है, उस हक को खत्म करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। तो हमारे बहुत से एमपी दोस्तों ने बहुत सही बात कही कि यह बिल सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मसला है, इस मुल्क के संविधान को बचाने का मसला है, यहाँ की बुनियादी वैल्यूज को, बुनियादी कदरों को बचाने का मसला है। इसलिए मुल्क के तमाम अवाम को मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालिफत करनी चाहिए और किसी सूरत इस बिल को मंजूर नहीं होने देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से यह जो धरना किया जा रहा है, यह धरना शुरुआत है, बिगिनिंग है। अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती तो मुल्क के हर कोने में, मुल्क के हर गोशे में ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, प्रोसेशंस होंगे, मुल्क के सारे अवाम इस बिल के खिलाफ उठ खड़े होंगे। और मुझे यकीन है कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई
इस मुल्क के सारे अवाम दस्तूर को बचाने के लिए, इस मुल्क की बुनियादी कदरों को बचाने के लिए उठ खड़े होंगे और इस बिल को हरगिज मंजूर होने नहीं देंगे। आप सबसे मेरी यही अपील है कि इस धरने को आखिरी चीज मत समझिए, इसको शुरुआत समझिए, और जब तक ये बिल वापस नहीं होता इस एजिटेशन को, इस एहतजाज को बराबर जारी रखिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं हमारे दरमियान कांग्रेस के एक अहम लीडर, साबिक मेंबर पार्लियामेंट, साबिक वजीर जनाब सलमान खुर्शीद साहब, जो अहम सीनियर एडवोकेट भी हैं, वो भी तशरीफ रखते हैं। मैं उनको भी बुलाऊंगा, लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं कि हमारे दरमियान अभी एक और अहम शख्सियत मौलाना महमूद बद्री साहब तशरीफ लाए हैं, जो जमतुल्लाह इनके सदर हैं, वो भी तशरीफ से, उनको भी आप सुनेंगे। तो मैं अब सलमान खुर्शीद साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें इख्तिसार के साथ। हालांकि सरकार ये कहती है सलमान खुर्शीद साहब एक सीनियर वकील भी हैं, तो मैं समझता हूं कि वो उस हैसियत से भी इस बिल का जायजा लेंगे, लेकिन इख्तिसार के साथ। इधर आ जाओ, इधर कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि मैं आप हज़ार को सब मौजूद सारे यहाँ पे मुझे साथी यहाँ सब बैठे हैं और आप सभी हज़ार दूर से इस इतिहास के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए दो चार अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अभी भाई ने मुझसे कहा जब यहाँ आ रहा था कि आप IMCR की तरफ से अपनी बात कहेंगे। यकीनन IMCR की नुमाइंदगी मैं यहाँ करूँगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी की भी नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए कि ये मामला किसी एक अकेली पार्टी का नहीं है, ये किसी खास किसी इदारे का नहीं है, ये एक कौमी, हमारा एक कौमी इत्तेहाद है। ये कौम की तरफ से जिस कौम में हर मजहब के लोग जिसमें मुब्तला हैं, उस कौम की तरफ से एक आवाज उठी है, और आवाज अगर उन लोगों के दिल तक पहुंच जाए जो यकीनन ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करता है वो ये समझ जाए कि हिंदुस्तान का एक नजरिया है, हिंदुस्तान का एक तस्वुर है, हिंदुस्तान का एक ख्वाब है कि यहाँ पर मुख्तलिफ रंग के फूल एक साथ इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बनाएंगे और वो फख्र से हम कहेंगे कि वो हमारा हिंदुस्तान है। और उसमें खुशबू हर किस्म की खुशबू होगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी कौम ने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान की बढ़ोतरी के लिए, हिंदुस्तान की मकबूलियत के लिए कितना काम किया है और कितनी अपनी खिदमत पेश की है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और फिर ये सिर्फ हिंदुस्तान तक मामला रुकता नहीं है, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुंचाता है। दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया में लोग अपना तवज्जुह कैसे पेश करें, अपनी बात कैसे कहें। हिंदुस्तान एक ऐसा नमूना था, एक खूबसूरत नमूना था जिसको दुनिया मानती थी और जिसको दुनिया समझती थी कि हम इनके रास्ते पर चले, इनके नक्शे कदम पर चले तो हमको भी यकीनन कामयाबी मिलेगी। आज उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। सवालिया निशान इस बात पर नहीं है कि हमारा एक इदारा है, उस इदारे पे दखल अंदाजी करने की कोशिश है, बल्कि यहाँ पर जो हमारी पहचान है, जो हमारी तहजीबी पहचान है, उस पर एक सवालिया निशान है। जो हमारा ईमान है उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये समझते नहीं है कि वक्त का कितना करीबी ताल्लुक हमारी तहजीब से है, हमारे ईमान से है।
और ये सवाल एक बड़े पैमाने पे सवाल उत्तराखंड में उठा है। जो यूसीसी का मामला आया है वहां पर ये सवाल उठा है। हमें कहीं किसी से ये गुरेज नहीं कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक कुछ कहना है तो ये कहना है कि हमको हमारी जिंदगी अपने उसूलों पर जीने दीजिए, अपने ईमान पर जीने दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप अपने ईमान पर जिए। किसी किस्म का कोई टकराव की कोई कहीं पर गुंजाइश नहीं है। और इसी स्पिरिट के साथ बहुत कुछ हुआ है। कहा जाता है कि हमने बड़ी तफसील से लोगों से बात करी, गुफ्तगू की, सबको कंसल्ट किया। उसका एक ही जवाब है कि आपने कंसल्ट किया, आपने हमको सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपने हमें समझा नहीं। और आज समझाने के लिए हम आवाम के बीच में आकर उसी बात को फिर आपके सामने दोहरा रहे हैं कि आपने हमारे जज्बात को समझा नहीं, हमारे ख्वाब आप समझे नहीं, हमारे ईमान को आप समझे नहीं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये सवाल उठता है कभी कभी ये सवाल उठता है कि हम अपने निजाम में बेहतरी कैसे करेंगे। हम अपने निजाम में अगर कहीं पर कोई कमी है, कहीं पे कोई गुंजाइश है जो हम उसको बेहतर कर सकें, तो वो हमारा फैसला है, हमारी आवाम फैसला करेगी। हम लोग आपस में बैठ के फैसला करेंगे। अगर कोई तनकीद करता है तो वो समझ जाए कि उससे पहले अपनी कमी और अपने से शिकायत हम खुद कर लेंगे। दूसरे को हम उसकी गुंजाइश नहीं देंगे कि वो हमारी शिकायत करे। तो आप हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि जिस स्पिरिट में आपने और जिस हिम्मत के साथ आपने इसका सामना करने का इरादा किया है, आप यकीनन आपके साथ हम लोग सब हैं। इसका सामना सड़कों पे जो कर रहे हैं, आप यहाँ से पैगाम पहुँचा रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कानून के इदारों में इसका सामना कैसे होगा उस पर भी हमको बैठकर बहुत सूझबूझ के साथ कदम उठाने पड़ेंगे। और यकीनन हम अपने इस मुल्क में जब हम संविधान में और कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा, ईमान का हम साथ देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा। इस अहद के साथ हम आगे बढ़ें और यकीनन आप यहाँ आए हैं, मैं आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ। सारे ही आपके यहाँ दीनी आलिम आपके मौजूद हैं, आपके सारे रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। वो जो इशारा करेंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पर यकीनन हम लोग सब चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब। मेरी देखिए एक बात और आपसे गुजारिश है कि जो लोग मीडिया को बाइट दे रहे हैं वो बिल्कुल बाइट न दें। ये देखिए, ये शरारत अंगेज हरकतें हैं मीडिया की तरफ से की जा रही है कि वो आम लोगों से बाइट लेके अपने मतलब की चीजें निकालना चाहते हैं और फिर एक गलत तस्वीर मुल्क के सामने रखना चाहते हैं। मेरी आपसे बार बार गुजारिश है, और अगर आप ये बात करेंगे तो हम उन लोगों को जो मीडिया को बाइट दे रहे हैं इस ग्राउंड से बाहर कर देंगे। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि मीडिया को भी बाइट मत दीजिए। यहाँ जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे और उनकी बात ही मुसद्दका बात होगी इस मसले के ऊपर। मैं अभी जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को आवाज देने से पहले बोर्ड के एक मौजूद रुकन और कलकत्ता से खास इस प्रोग्राम के लिए यहाँ तशरीफ लाए हमारे फेडरल वकील, हमारे आमना के रुकन मुस्लिम फसला बोर्ड की मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब को गुजारिश करता हूँ कि इख्तिसार के साथ अपनी बात हमारे सामने रखें। अभी हमें बहुत सारे लोगों को सुनना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ऑल इंडिया मुस्लिम फसला बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ सदर जनाब फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना शाह फज़लुर रहीम मुजद्दिदी साहब की क़यादत में
ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड जंतर पे मंत्र पढ़ने नहीं आया है, बल्कि अपने हुकूक की आवाज को बताने के लिए आया है। आज रोजेदारों का ये हसीन मजमा हिंदुस्तान में 16वें रोजे पर सलाम पेश कर रहा है, तो बात ये बदर में आज 17वीं रोजा यौम बद्र को याद कर रहा है। जब हक के लिए तुम उठोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा। ऐ रोजेदारों के अजीम मजमे है मुसलमानों, आप आज ये बता दीजिए कि जिस तरह इफ्तार में वक्त से पहले आप गिलास शरबत की पिया नहीं करते, उसी तरह मजमे आम में भी अपने डिसिप्लिन को कभी तोड़ा नहीं करते। मीडिया का काम है आपसे पूछना, आपका काम है बिल्कुल खामोश रहना। आप एतकाफ की नियत कर लें इंशाअल्लाह। मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को अच्छी तरह जानता हूं, इन्हीं के बीच तो बड़ा हुआ हूं। आखिर इन्हें हम नहीं जानेंगे तो क्या ट्रंप साहब जानेंगे? इनका हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, हम यहां लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। हमारे ऑनरेबल एमपीज जो दूसरे धर्म और समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम उनका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। मैं उस देश का रहने वाला हूं, मैं भारतीय हूं और भारतीय समाज का हूं। हमने वो परिवार देखे हैं कि जिस परिवार में पत्नी शाकाहारी है और पति मांसाहारी है, एक धर्म पत्नी अपने पति के लिए अंडा गोश्त मछली बनाने के बाद स्नान करती है और खुद सब्जी बनाकर खाती है। मैं पूछता हूं इस देश से, अगर यह एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है, तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है, सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या प्यारे लगते हैं जब कोई तशरीफ ले जाते हैं। हम तो कहते हैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो वो तस्वीर देख लो। अगर आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है, आपको अगर प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो पॉलिटिकल पार्टी में इफ्तार देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे हसीन और जमील मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन अजीज़ान मिल्लत, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है, आप इजाजत दीजिए मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में भेजने को तैयार हैं। मानिए, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर की मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड अपने बुजुर्गों की क़यादत में यहां आया है। हमने पढ़ा था कि शेखुल इस्लाम सफेद कफन लेकर जाया करते थे, हमने पढ़ा था कि शेखुल हिंद कफन लेकर जाया करते थे। हम मानते हैं हमने उन बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर उन बुजुर्गों की निस्बतों से मुंसलिक ये चश्मो चराग की हिफाजत कर लो मुसलमान। मुसलमानों, आज अपनी क़यादत की हिफाजत कर लो और क़यादत पर एतमाद कर लो। इंशाअल्लाह याद रखना, हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे। ऐ देश हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे। मैं अपने प्रशासन से कहना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से, हम आपके ही भाई बहन हैं, हम आपके ही समुदाय और समाज से आते हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्त की जमीनें हैं, ये ट्रेवर्स की चैरिटी है, ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की जमीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर
नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता। आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहरहाल हम महसूस कर रहे थे कि आप लोगों को भी एक जज्बाती तकरीर की जरूरत थी, तो आपने सुना। अब मैं CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य जी से गुजारिश करता हूं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो तशरीफ लाए हैं इसी प्रोग्राम के लिए, और जो उधर ऊपर चल रहे हैं वो नीचे आ जाएं। आप लोग नीचे आ जाइए, ऊपर मत चढ़िए। दीपांकर भट्टाचार्य जी। शुक्रिया। आज इस सवाल को लेकर के आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब लोगों का साझा सवाल है। इस संशोधन बिल के खिलाफ हमारी पार्टी ने भी पोजीशन लिया है, और पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी पोजीशन लिया है। और मुझे जानकारी है कि अपोजिशन की बहुत सारे पार्टीज ने, जो इसके लिए JPC बनाई गई थी उसमें भी बातें गई थी, लेकिन उनके तमाम बातों को दरकिनार करके जिस तरह से इस देश में बुलडोजर राज चल रहा है, इस बिल को भी बुलडोज कर देने की पूरी साजिश चल रही है। इस साजिश के खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, और मुझे लगता है कि इस समय ये सवाल हमने तमाम स्पीकरों को सुना, और बिल्कुल ये सही बात है कि ये वक्त की जो जमीन है उसका निश्चित तौर पर सीधा जो ताल्लुकात है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, कलेक्टिव चैरिटी और वेलफेयर के साथ है। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल इस समय सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत में जिस फांसीवाद के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक एक करके मुद्दों को चुनते हैं, एक एक तबकों को टारगेट करते हैं, और सबको अलग अलग करके बांट करके अपना पूरा मकसद पूरा करता है। इसीलिए आज हमें सबको एक दूसरे के साथ खड़े होने, हर तरह के जुल्म के खिलाफ, हर तरह के नाइंसाफी के खिलाफ एक साथ खड़े होकर के प्रोटेस्ट करने की जरूरत है और अपना हक जताने की जरूरत है। मुझे लगता है इस समय 2 बड़े सवाल हैं। एक तो सवाल जमीन का है, इस देश में जमीन पर नजर है, जमीन कब्जा करने के लिए, उसको हड़पने के लिए। ये बात किसानों को अच्छी तरह से समझ में आती है। इतना बड़ा जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ था इस पूरे देश में, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, हर जगह जहां किसान लड़ते हैं वो अपनी जमीन बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए लड़ते हैं, कॉर्पोरेट का कब्जा, उस कब्जे को रोकने के लिए लड़ते हैं। आदिवासी लड़ते हैं इस देश के अंदर अपने जल जंगल जमीन, उसकी हिफाजत करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। हमें समझना चाहिए ये भी जमीन का सवाल है। ये भले ही किसी समुदाय के लिए इस्तेमाल के लिए है, लेकिन ये हिंदुस्तान की जमीन को बचाने की जो लड़ाई है इस समय, मैं पूरे देश के किसानों से भी कहूंगा कि इसको जमीन के सवाल के रूप में देखिए, इसको पूरे यहाँ देश के जमीन बचाने की लड़ाई के रूप में देखिए। अगर आप अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते हैं तो इस समय पूरे के पूरे समुदाय के लोग जो अपनी पहचान और अपनी जमीन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनका साथ दीजिए, इसको जमीन बचाने की साझा लड़ाई इस देश के अंदर बना डालिए। हम कहेंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही हमला है, ये हमारे पूरे एक स्वायत्त संस्था है। किसी भी देश के तमाम स्वायत्त संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी सारी स्वायत्तता छीनी जा रही है, और हर जगह स्टेट की दखलंदाजी है, स्टेट का दबदबा है इस समय। अभी हमने उत्तराखंड में देखा है जहां पहला प्रयोग हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रयोग हो रहा है उससे बात बिल्कुल साफ है कि बात ये करेंगे, उनको लग रहा है कि इससे हम मुसलमानों को परेशान कर देंगे, उनके हक को छीनेंगे। लेकिन परेशान कौन हो रहे हैं? इस हिंदुस्तान के हर वो सिटीजन परेशान हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जितनी आजादी मिली है, वो रिलीजियस फ्रीडम भी है,
वो अपने बारे में, जीवन के बारे में फैसला करने का भी है, वो प्यार की भी आजादी है। और आज हम देख रहे हैं कि वहां रजिस्ट्रेशन के नाम पर पूरे टोटल जो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, लोगों की प्राइवेट जिंदगी है, उसमें अभी पूरे सरकार की ओर से दखल देने की साजिश चल रही है। और इनकम टैक्स के मामले में आप देख लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में वो कह रहे हैं कि आपके सारे नागरिकों के ईमेल से लेकर के आपके तमाम जो भी चीजें हैं उस पर दखल देने की सरकार की कोशिश है। तो एक जगह हम सरकार को अगर मौका दे देंगे दखल देने के लिए, दखलंदाजी करने के लिए, तो हर जगह घुसते चले जाएंगे और हर जगह घुस करके हमारी पूरी स्वायत्तता, इंडिविजुअल लिबर्टी, एक कम्युनिटी के अपने कलेक्टिव पहचान, उसकी आइडेंटिटी लिबर्टी, उसको खत्म करने पर ये आगे बढ़ जाएंगे। और इसीलिए हम तमाम लोगों से जो अपने अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपने अपने ऑटोनॉमी बचाने के लिए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और राइट्स को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, हम सबों से कहेंगे कि प्लीज इस सवाल को मुस्लिम सवाल मत समझिए। हमने देखा इस देश में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसको पहले शुरू में लोगों ने यही सोचा था कि शायद ये कम्युनिटी का कोई सवाल है, एक कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए, एक कम्युनिटी को अलग करने के लिए किया गया। लेकिन आज ये बात इस मुल्क को समझ में आ रही है कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला था और इसीलिए वो शाहीन बाग से जो आंदोलन शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, अपने प्रियम्बल को इस समय पूरे आजादी के घोषणा पत्र बना करके तिरंगे झंडे के साथ, इस बार हमने देखा कि आज पूरे देश में आरक्षण बचाने के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से लोग लड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने के लिए। और इसीलिए बड़ी एकता की जरूरत है। हम निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ हैं और आपने जो कहा है कि एक शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, ये लड़ाई है, इस पूरे लड़ाई के हर कदम पर आपके साथ रहेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये देश में इंसाफ का सवाल है, इस देश की साझी विरासत, इस देश की साझी विरासत गंगा जमुनी तहजीब, उसका सवाल है, ये हिंदुस्तान की एकता का सवाल है, ये इस देश मुल्क के आगे बढ़ने के रास्ते का सवाल है। और इसीलिए आप लोगों ने आज हमें बुलाया है, आपके लिए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ जुटे हैं। आप सब लोग इस समय ये चाह रहे हैं कि लोग डर जाएं, ये डर का ही निजाम है, फांसीवाद और कुछ नहीं होता है, लोगों को डराने का निजाम है। हम किसी को डरना नहीं है इस देश के अंदर, हम सच के साथ है, संविधान के साथ है, एक दूसरे के साथ रहेंगे और डर के खिलाफ बिल्कुल अपने आवाज को बुलंद करते रहेंगे। खामोशी नहीं, आवाज बुलंद करने की जरूरत है, डर नहीं, इस समय साहस की जरूरत है, इस समय हम एकता की जरूरत है। हम सब लोग साथ हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। जीतेंगे, जीतेंगे। वक्त तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। अभी भट्टाचार्य जी ने एक नारा दिया था, लड़ेंगे जीतेंगे। मैं कहता हूं लड़ेंगे, आप कहिए जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। दोस्तों, साथियों, भारतीय बहुजन अलायंस यहाँ के आदिवासी, दलित, ओबीसी तबकात का एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म है। उसके बहुत ही अहम लीडर बेलाराम जी राजस्थान से इसी प्रोग्राम के लिए शिरकत करने के लिए आए हैं, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि संक्षेप में अपनी चंद बातें रास्ता दो भाई। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के रास्ता दो जिन नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया, मैं आप सबकी ओर से और मंच की ओर से बधाई देता हूं कि ये ऐतिहासिक संघर्ष, ऐतिहासिक एक अपने हक अधिकार के लिए एक आवाज खड़ी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने एक बात कही, हम भारत के लोग जो जिसे संविधान को ही हमारा धर्म मानना पड़ेगा, संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों की अवहेलना ना हो, इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। मैं भारत के
आदिवासी क्षेत्र राजस्थान से आया हूँ। मैं तो ये नारा देने आया हूँ कि हम देश को, हमें सभी आवामों को, सभी लोगों को एक ही नारा देना चाहिए, संविधान ही हमारा धर्म है और इस धर्म के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। इसको रोकने वालों को, तोड़ने वालों का हम मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे, ये कहने के लिए मैं आया हूँ। मैं यहाँ ये इसलिए कहने आया हूँ कि जैसा तिरंगे के बीच में एक निशान बना हुआ है, मेरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर एक निशान है हमारा झंडा, जिसमें हमारे आदिवासियों के झंडे में सूरज का निशान है, चांद का निशान है और तारे का निशान है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज मानने वाले हो, चाहे तारे को मानने वाले हो, चाहे चांद को मानने वालों को, आदिवासियों का मूल धर्म है इन सब का सहयोग करना, रक्षा करना, सहायता करना। ये हमारा मूल धर्म है कि संविधान हमारा आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ में जिस तरह से ये बात आज कर रहे हैं, ये पूरे देश में हम व्यक्ति इस वक्त संशोधन बिल के विरुद्ध में आवाज उठाएंगे और हम सब इसका समर्थन करते हैं कि ये बिल वापस लिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात बैठे के अपनी बात खत्म करता हूं कि डूबते हुए सूरज ने कहा मेरे डूबने के बाद इस संसार को उजाला कौन देगा। तब कहीं आप जैसे टिमटिमाते दीपक ने कहा मैं कोशिश करूंगा अमन से शांति और देश के उद्धार के लिए, इसी संकल्प के साथ में हम जाएंगे। बहुत बहुत जय जोहार। मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे छोटू भाई वसावा और महेश भाई द्वारा बनाई हुई पार्टी है जो हमारे इन सब लोगों के लिए काम करने का संकल्प के साथ हम आ गए और भारतीय बहुजन अलायंस बना है, जिसका भी एक हमारा मिशन है जो समय समय पर हम आपके साथ बीच रहेंगे और हम सब मिलके संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र बैठ गया है और तंत्र पर तंत्र बैठ गया है और तंत्र पर राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियां बैठ गई है और उसके भी ऊपर बैठ गए हैं। घटना घटाने में भी कमा रहे हैं और समाधान में भी कमा रहे हैं और देश को आपस में लड़ा रहे हैं। हम सब सावधानी से अपने आप को कानून के दायरे में रखते हुए आगे काम करते रहेंगे। मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत आभार। जोहार, सलाम, जोहार भीम। बहुत धन्यवाद। अभी हमारे दरमियान मरकजी जमीयत अहले हदीस के ऑल इंडिया सदर मौलाना अब्दुल इमाम मेहदी सल्फी साहब तशरीफ ला चुके हैं। हमारे ये इमरान मसूद साहब कांग्रेस पार्टी से यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। डॉक्टर जावेद साहब मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी से यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मैं इससे पहले कि इन हजरात को जहमत दूं, जनाब हन्नान मुल्ला साहब जो कि CPIM के जिम्मेदार हैं और ट्रेड यूनियन के अंदर आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी बात है। हन्नान मुल्ला साहब तशरीफ लाइए। आराम से पकड़ के लाओ बाहर कुछ बसेस रोक रहे हैं लोग। मेरी गुजारिश है कि जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए। अब थोड़ी देर और चलेगा ये प्रोग्राम, तो जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनको बाहर मत रोकिए, अंदर आने दीजिए। आदरणीय शदारत करने वाले हमारा बुजुर्ग साथियों
और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेरा भाइयों और दोस्तों, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज के ये जो आपका समावेश है, आवाज है, इसमें आवाज मिलाने के लिए हाजिर हुआ। विषय आपको सबको मालूम है, वाकफ बिल जो है उसे संशोधन करने का जो साजिश है उसके खिलाफ लड़ाई। और ये जो वाकफ बोर्ड, फिर मैं भी कुछ दिन वाकफ बोर्ड का चेयरमैन के रूप में काम किया, तो भी थोड़ा हकीकत इसका मालूम था। और हम जो अनुभव किया है, जो नया कानून लाया है उसमें झूठ बोला जा रहा। एक तरफ उसमें बताया कि वाकफ जो बिल है, क्योंकि वाकफ कानून में कमी है। मेरा जैसे जानकारी है 1995 में जो कानून बना था वो कानून में कोई कमी नहीं था, थोड़ा बहुत हो सकता, मगर मुख्य तो कोई काम ही नहीं था। आज इस विचार करने के लिए है ये कानून का कमी है न सरकारों का कमी, उसको इंप्लीमेंट करने में कमी। 95 का कानून में जो जो शर्त था लागू करने के लिए वो आज भी लागू नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि हर राज्य सरकार इस कानून के आधार पर रूल्स बनाएंगे, कानून सीधा लागू नहीं होता, रूल से मुताबिक लागू होता है। मालूम है आपका पूरा देश में ज्यादातर राज्य में उसका रूल्स नहीं बना था, अभी भी रूल्स नहीं बना। 2013 का फिर दोबारा कानून बनाने का कोशिश, उसमें भी रिपीट हुआ, बोला जो रूल्स हम बनाएंगे। रूल्स कौन बनाएगा? इसमें कौन है? दाई मुसलमान है कम ने क्या कानूनी व्यवस्था? तो कानून बना के उसको लागू करने के नहीं देंगे, रूल्स नहीं बनाएंगे तो लागू कैसे होगा? रूल्स नहीं बना, आज तक भी बहुत सारे राज्यों में रूल्स नहीं बना जब संशोधन हो रहे हैं। फिर 2013 के कानून में जो उसमें इम्प्रूव करके जो किया था, ये एक कानून के मुताबिक इसको एक जो लागू करने के लिए जो ऑफिसर है और उसका नियोग करने का बात हुआ वक्फ बोर्ड, वो रूल्स ना होने के बाद वो भी लागू हो नहीं हुआ। इसलिए ये जो सरकार का कमी है, राज्य सरकार का जो कमी है, ये आज इसको आड़ में कानून को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए सरकार जो कमेटी बनाया था 2013 में भी, 2013 में भी एक कमेटी बना और वो कमेटी 10 साल काम किया। 10 साल काम करने के बाद वो कुछ सुझाव दिया था और आज क्या हुआ 2024 में कमेटी बनाया, उसको 6 महीने में बोला। जो 10 साल में पिछले कमीशन उसको सिफारिश दे नहीं पाया था 2013 में, इतना मैजिक इसमें कैसे आ गया कि 6 महीना में इसको सिफारिश दे दी। और विरोधी पार्टियों जो है उसको सुना नहीं गया, उसका कमेटी से निकाल दिया गया है। तो इस तरह जबरदस्ती मेजोरिटी के नाम पे इस कानून को पारित करने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, संपूर्ण रूप से एक संविधान विरोधी है, हमारा गणतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको विरोधी है। इसलिए ये कानून जो संशोधन हो रहा है इसका मकसद साफ है, क्योंकि ये जो जमीन है वक्फ को, जो मुसलमानों का जमीन है, इसको हड़पना है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट शहर में जमीन मांगता है और वक्फ का प्रॉपर्टी ज्यादा शहर में, तो कॉर्पोरेट कैसे लूट सकता? कॉर्पोरेट का लूट आसान करने के लिए ये संविधान कानून संशोधन का प्रावधान रखा गया है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई ये सरकार के खिलाफ है, ये लड़ाई कॉर्पोरेट के खिलाफ है और माइनॉरिटी का अधिकार को छीनने का जो साजिश है उसके खिलाफ है। इसलिए हमारा पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से इसका हक के पक्ष में है, इसका समर्थन किया है, पार्लियामेंट के अंदर भी किया है और पार्लियामेंट का बाहर भी। इस लड़ाई में हमारा पार्टी आपका साथ है, क्योंकि ये हक का लड़ाई है, संविधान बचाने का लड़ाई है। माइनॉरिटी का हक ये संविधान दिया हुआ है, किसी का दया का बात नहीं। साथियों, आपका जो लड़ाई है ये सही लड़ाई है,
संविधान को बचाने का लड़ाई है, अपना हक को बचाने का लड़ाई है और देश का एकता अखंड जो है, हमारा सब जात धर्म और भाषा मिलके जो एकता हमारा है, उस एकता को तोड़ने का जो साजिश चल रहा है नक्सलवादी ताकत के जरिए, उसके खिलाफ हमारा देश को एकता भाईचारा का मजबूत रखने के लिए, एकतावत रखने के लिए आपका लड़ाई है। आपका लड़ाई सबसे बड़ा देश प्रेमी की लड़ाई है, इसलिए इस लड़ाई को हम समर्थन करते हैं और हम इस लड़ाई में हमारा संगठन पार्टी इस लड़ाई के साथ है, साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, वापस लो और वो पर्सनल लॉ बोर्ड आयोजन क्या है मीटिंग का, मैं इसको बधाई देता हूँ कि इशू को लेके पूरा देश में आंदोलन करने का, जलवायु तरीका से आंदोलन करने का जो सही रास्ता अपनाया है, यही रास्ता है हिंदुस्तान में जीने का। जीने दो, ये जो हमारा हक है। इसलिए आपको फिर दोबारा बधाई देते हुए मैं आपका समर्थन ऐलान करते हुए मेरे बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। मैं अनन मोल्ला साहब का मशहूर हूँ कि वो अपना वक्त निकाल कर आए और अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने इस संविधान बिल के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उससे सहमति जताई है, उसका साथ देने का वादा किया है। अब देखिए हमारे दरमियान 2 मेंबरान पार्लियामेंट मौजूद हैं जिनको फौरन तौर पर जाना है पार्लियामेंट में। मैं सबसे पहले इमरान मसूद साहब को जो सहारनपुर से यहाँ तशरीफ लाते हैं, कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट में, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं, अपनी बात रखें। आइए इमरान भाई आइए, जूते पहन के आ जाओ, जूते पहन के आ जाओ, पता नहीं कहाँ जाएंगे जूते। बैच में मौजूद तमाम उलेमा इकराम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मौजूद बुजुर्गों साथियों, महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने और जिस तरह से वक्त कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी। हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 और लगा 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सब के अंदर नजर आने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लड़ाई को हमने जेपीसी में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब। जेपीसी के अंदर जिन लोगों ने बहुत ताकत से हमारा मौक़िफ़ रखा और वक्त तमीम मीर की मुखालफत की, उसमें इमरान मसूद साहब का भी नाम बहुत है, अहम लोगों में शामिल है। मैं अब जब डॉक्टर जावेद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। आप भी मेंबर पार्लियामेंट है किशनगंज बिहार से, आप तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। आप कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हैं। आराम से जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। इत्तेफाक से पार्टी के तरफ से मुझे भी जेपीसी में हिस्सा लेने का मौका मिला और जो हम लोगों ने देखा ये साफ है कि जो हमारे लोगों ने गरीब मिस्कीनों के लिए जमीनें प्रॉपर्टीज दी थी उसको ये सरकार हड़पना चाहती है और इसका पुरजोर हमने वक्त में भी खिलाफ किया था सब लोगों ने और पार्लियामेंट में भी खिलाफ करेंगे जब वो बिल पास करने के लिए लाएंगे। लेकिन आज ये
जमात देख के मुझे खुशी हो रही है कि इसके बारे में जानकारी हर इलाके में है, परेशानी हर इलाके में है और मुझे उम्मीद है कि ये जो नापाक फैसले हैं इनके या इरादे हैं, इससे वो अपना रास्ता बदले। जैसा कि इमरान साहब ने कहा कि हम लोग सब लोग मजबूती के साथ आपके साथ हैं, जो भी कानूनी इजाजत है हमें वो सब हम आजमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। वक्त तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। अब देखिए हमारे बीच में पंजाब से चलकर यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं सिख फसला बोर्ड के राष्ट्रीय कन्वीनर प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे यूसीसी के मामले में बहुत तरीके से साथ है। हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में उसमें भी आप शरीक होते हैं। मैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह से गुजारिश करता हूँ कि अपनी बात रखें। वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि पहला नंबर हो सकता है हमारा हो, लेकिन दूसरा नंबर बहरहाल हमारे सिख समुदाय के लोगों का है। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये वक्त पर जो आफत आई है इसके बाद अगला नंबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर भी लग सकता है। रुक जाइए, अब मैं पहुंच गया हूँ इधर अंदर, फिर वापस जाना सही नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर मुस्लिम जगत के धार्मिक और सियासी आगू साहबान और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम भाइयों, मैं आज यहां पर आपको ये जताने आया हूं कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको अकलियतों के रूप में वो इकट्ठा कर, अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े। आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अकलियत नहीं है, हम मेजॉरिटी है। बहुत बढ़िया। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। ये तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की जमीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है, तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़े और अपनी जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बात। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये फितरत में है। बिहार में पटना साहिब हमारी वो मुकद्दस जगह है जहां पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहां की जमीनें भी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन है। आधे से ज्यादा जमीनें 1956 से लेकर आज तक छीन ली गई हैं। इसी तरह नांदेड़ में आधे से ज्यादा नांदेड़ शहर हमको निजाम हैदराबाद ने महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर तखत हजूर साहब को वो जमीन दी थी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज्यादा जमीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्जा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है कि हमने जो है उस कमेटी के ऊपर अपनी जो है हुकूमत चलानी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन गरीब की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन धार्मिक बंदे की जमीन है जिसने दसवंध दिया, कहा भी चलो मेरे दादा दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी जमीन देता हूं जहां पर कोई मदरसा खुल सके,
जहां पर कोई अस्पताल बन सके, लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं। सरकार आपका टेस्ट ले रही है, आपको इस टेस्ट में पास होना है और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में लेके जाना है और यकीनी बनाना है कि ये जो धक्का है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, डॉक्टर इलियास साहब से, बाकी सारे जो सज्जन यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी, इसको केवल एक दिन का धरना मत बनाओ। मैंने इनके जो वीडियो टॉक सुनी है, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा, तो अगर वक्फ बोर्ड की, अकाउंट बोर्ड की जमीनों को बचाना है तो आप भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें ये ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर जरूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहां पर आए और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिलकर आपका पूरा वहां साथ देंगे और सरकार को एक मैसेज देंगे, मुसलमान की लड़ाई हमारी लड़ाई है और हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है। तुमने दलितों की जमीनें ली, हम चुप रहे, लेकिन हम चुप नहीं रहे, फिर भी दबी जबान में अपनी आवाज उठाते रहे। तुमने ट्राइबल्स की भी जमीनें छीन ली हैं, तुमने बंबई के आसपास, बंबई से लेकर पुणे तक जितनी भी जमीनें हैं ट्राइबल्स की वो भी छीन ली है। लेकिन अब वक्त आ गया है, इनफ इज इनफ, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब हम सब रल मिलकर हम ये यकीनी बनाएंगे कि अपनी जमीनें बचाएंगे। एक बार फिर पूरे जोश के साथ, जैसे सब आप इकट्ठे हो, बोलिए आप मेरे साथ, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम, सिख, दलित, ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ट्राइबल, बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तकबीर। बहुत बढ़िया सरदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, आपने बड़ा कष्ट किया, लेकिन बहरहाल आपने ये बात ये अश्योरेंस दिया है कि हम साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब मैं मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं केरल से आया हूँ, नज़रुल मुजाहिदीन मरकज़ देवा तो रिप्रेजेंटेटिव है। मैं अभी आए टू सपोर्ट Muslim Kerala Personal Muslim Law Board because the proposed act is not an amendment but actually it is a repealing of the existing law which we have to protest. We protested you so that we have to hold this waqf property in our country as it was earlier, either oral or by user or by documentary. They now say that not only documentary waqf will stand, but as far as this
डिकेड्स में और सेंचुरीज में मुस्लिम peasants have given some properties as water properties. It should subsist. It should subsist, and we have to live in India as Muslims. We are with you. We are with Indians. We are Indians, and that's such we have to protect our personal laws. We protected, and we support. All this support will be given to you by the King Makas Deva. I conclude. Thank you. वही तरावी पढ़ाते हैं, लेकिन आपने जहमत की, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अपनी बात रखें। जिंदाबाद जिंदाबाद दारुल देवबंद हजरत मौलाना सैयद महमूद हजरत मौलाना सैयद रसूलिल करीम अम्मा बाद उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद अभी बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में भैया MP है, हट जाओ जरा रास्ता तो लिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है। MP है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का तो है, रास्ता बनवा दीजिए, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, अरे गौरव गोगोई जी के लिए रास्ता बनाओ में बिल्डोजर चल रहे हैं। और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की तो मैं इसकी मुखालिफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाहे क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाए, लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है। सिर्फ हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने ही कही कि बस एनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। थोड़ा सा आप उधर जो पीछे, उनको पीछे करो, उनको पीछे करो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन के सम्मानित हमारे सदर साहब आड़े मौलाना खालिद साहब और सभी संगठनों के, मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आखिरी सांस तक
इस बिल के खिलाफत में लड़ेगी, ये आपको यकीन और भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, चाहे संसद में दोबारा आए, चाहे न्यायालय तक जाना पड़े, हर स्तर पर समाजवादी पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं, समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता अखिलेश यादव जी को चाहे जितने भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो ये सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये सरकार किसी भी तरह से जो हमारे मुसलमान भाइयों के, हमारे बुजुर्गों ने जो जमीनें वक्फ की है, चाहे इबादत गाहों के लिए की हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए की हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए की हो, चाहे समाज के और तमाम जरूरतों के लिए की हो, उनकी जो नीयत थी वक्फ करने की जमीन की, उस नीयत के खिलाफ जाके सरकार जमीन कब्जा करना चाहती है। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जमीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास हैं। ये बीजेपी के लोग जो उस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं, देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, चाहे उनका रोजगार हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की जमीनों पर भी इनकी नीयत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे, ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज के इस मौके पर मैं सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, देश की जो सरकार थी, इसकी नीयत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए। लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नीयत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपने हर स्तर की कुर्बानी देके भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए आज इस मौके पर चूंकि बहुत सारे लोग आए हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आरिफ खालिद साहब से लेके मौलाना उस्मानी साहब से लेके सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। रखी रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, तहनशीन व तशरीफ फरमा कौम और मिल्लत के तंजीमों के जिम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के जिम्मेदार, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर अवाम हमेशा लड़ते रहे और उसकी जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए।
आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं B.K. मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, भाई मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ, कौन से फिक्र की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को। ये दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ हमारे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अरकान, नासिर भाई का और मोहिबुल्लाह नदवी साहब का हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी रिपोर्ट को दिया और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आइए। अरे एक मिनट, थोड़ा रास्ता दीजिए। अरे यार आप हाथ निकाल लीजिए। सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है। यह लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी ऐसे वफा नहीं किया, और ये देश उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूँ, मोदी सरकार और RSS का मशकूर भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। अब बात असल मुद्दों पर होगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। ये होली के अवसर पर बहुत लोगों ने चाहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए कि हिंदू मुसलमान अब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मुद्दों पर देश की तरक्की के लिए बात होगी। अब नफरत की सियासत इस मुल्क में बंद होगी और वक्फ बोर्ड एक बड़ा इशू है। इस पर हम सब लोग, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मुत्तहिद हैं। अगर हिंदू इंडोमेंट में किसी क्रिश्चियन का दाखिला नहीं हो सकता। हत्या के मामले ये है कि हमारे दलित भाइयों को भी दाखिला नहीं मिलता है, मंदिर धोए जाते हैं। तो आप कैसे लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर रहे हो? आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रहे हो। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जो CPI के मेंबर पार्लियामेंट हैं श्री संतोष जी, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इख्तिसार तक बात रखें, संक्षेप तक बात रखें। हमारे पास में चंद लोग रह गए हैं, बहुत इख्तिसार से बात होगी। साथियों,
I am here to extend my party's PPI, Bharatiya Communist Party's full support to fight against this bill. People already expressed this position very clear. हम एक हिंदू मुसलमान ऐसा इश्यू समस्या नहीं है, यह देश की धर्मनिरपेक्षता की समस्या है, सेकुलरिज्म का समस्या है। साथ लड़ेंगे, हम कहीं न कहीं इस बिल को हटाएंगे। इसलिए हम साथ हैं पूरा देश में। ये देश का जनता का और देश का भविष्य का सवाल है, सिर्फ मुसलमान जनता का सवाल नहीं है, सभी का सवाल है, देश का भविष्य का सवाल है। साथ लड़ेंगे और रहेंगे। और हमारा नेता आशीष पाशा जी ने अपना बढ़िया भाषण में सारा डिटेल्स बताया होगा। मैं आपके साथ हूँ, समर्थन देता हूँ। हम सदन का अंतर भी जितना कर सकता उतना करके इसको हटाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं अभी 2-3 लोग रह गए हैं। मैं अभी मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन तकवी साहब गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपना साथ अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आपके जोश और जज्बे को देखते हुए और मैं भरपूर एतमाद और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कामयाबी आपके कदम चूमने जा रही है। ये आपका जोश ईमानी है तो जो आपको यहाँ लेके आया, वरना माह मुबारक रमजान में रोजे की हालत में आपसे अगर ये कहा जाता कि आप महंगाई के खिलाफ आंदोलन में जो है धरना देने के लिए चलिए, आप कभी नहीं आने वाले आपसे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये महंगाई जो है वो मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। और सरकार की देखिए जहां तक वो यानी पॉलिसी है कि मुसलमानों की जमीनों को, मुसलमानों की मस्जिदों को छीन लें, वही एक उसका एक अहम मकसद ये भी है कि उसकी नाकामियां जो है वो इस तरह के मुद्दों से जो है वो छुपाई जा सकती है। ये सिर्फ इसी मकसद पे भी हो रहा है। तो बारे कि हमारे ईमान से जुड़ा हुआ मसला है और हमारे दिल से जुड़ा हुआ मसला है। देखिए, ये मस्जिदों के एहतराम, बारगाहें और दरगाहों का तकद्दुस, उसकी जंग है। लिहाजा हमारे ईमान की जंग है। और अब जब तक इस जंग को कामयाबी के साथ सर नहीं कर लेंगे उस वक्त तक खामोश भी नहीं बनेगी। शुक्रिया। मैं मौलाना अब्दुल जवाद साहब को गुजारिश करता हूँ कि 1 मिनट में बात करें। बहुत कम वक्त है, लिहाजा मैं 1-2 मिनट में आपके पास मुकम्मल दूंगा। ये कहा जा रहा है वक्फ बिल और वक्फ की उत्थान के लिए, तरक्की के लिए भी नहीं है। तो मैं अगर करूँगा, मैंने पहले ही कह दिया था ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान